कोई भी बिजनेस छोटा बड़ा नहीं होता है। टेलरिंग से अगर आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हो ना, फिर दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। आपने तो सिलाई को जिया है पूरा। मतलब स्टार्टिंग में तो एक ऐसा था कि एक सिंगल मशीन उसके लेने के भी पैसे नहीं थे मेरे घर वालों के पास और मेरे पास। मुझे पैसे की एक तरीके से बहुत तगड़ी भूख हो गई थी कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए जो गिना ही ना जाए। मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं आप, इसकी वजह से हुआ? बहुत ज्यादा। पहले नहीं रखती थी कि ऐसे राजा वाली लाइफ होगी, वो मेरी हो रही है, तो अब सच में ही हाँ मैं मानने लगी हूँ कि जो हम सोचते हैं ना वो होता है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेलरिंग सीखने आता होगा तो लोगों का माइंडसेट ऐसा होता होगा, क्या यार कपड़े ही सिलेगा क्या? पहले की एक सोच ये थी कि सिलाई से सिर्फ है ना चाय चीनी का खर्चा निकल सकता है। मैं भी खुला बोलती हूँ, भाई चाय चीनी का खर्चा नहीं निकलता, बहुत पैसा है इस लाइन में, बहुत पैसा है। जितनी भी लेडीज आपसे तो इतनी लेडीज मिलती होगी तो उनको स्ट्रगल फेस होता होगा, मेरे को घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, हस्बैंड नहीं करने दे रहे, तो उस बैरियर को तोड़ा कैसे आपने? कि स्टार्टिंग में सपोर्ट किसी की नहीं मिलती, हमें जोर लगाना पड़ता है। लड़की अगर 2 रात घर से बाहर है ना, पता नहीं कहाँ थी, इसने बेइज्जती करवा दी पूरे खानदान की, इसकी उम्र किलिंग हो जाएगी। और लड़का अगर बोलेंगे तो घर का चिराग है, जेल से तो छुटवाना ही पड़ेगा। तो आज भी वो हालात हैं, एग्जिस्ट करते हैं। एक ऐसा माहौल बन गया जो मेरे हस्बैंड का नाम लेते थे, मैं अभी नाम नहीं लूंगी। ऋतु मैम, रविंद्र सर, यस सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। थैंक यू सर। आप इतने एंटरप्रेन्योर पैदा कर रहे हैं दुनिया में, इंडिया के अंदर, जहाँ देखो आप ही लोगों के चर्चे हैं। बट ऋतु मैडम और रविंद्र सर, ऋतु मैडम एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले चंद लाइनें मेरे को याद आ रही है कि अपना सफर अकेले तय कीजिए, अपना सफर अकेले तय कीजिए, सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही। और आप लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल करके लाइफ में आगे बढ़े हैं, वुमेन एम्पावरमेंट पे जोर दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो आपको बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। सबसे पहले थैंक यू सर। कैसी रही अभी तक की जर्नी, अभी तक की लाइफ कैसी रही ऋतु मैडम? एक तरीके से देखे तो एक सपने जैसी है, जो कि कभी स्टार्टिंग में जब मैंने होश संभाला था तो सपना देखा था कि ऐसी ऐसी मेरी जिंदगी होगी, और सच बताऊं तो वो सच हो रहा है। एक सपना ही चल रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। जो मैंने देखा हुआ था वो सारा सच होते हुए मैं अभी अपनी आंखों से देख रही हूँ। बहुत मजा आ रहा। मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हैं आप, इसकी वजह से हुआ? बहुत ज्यादा। पहले नहीं रखती थी, हाँ। लेकिन जब मैं कभी एक आध बार सुन लेती थी कि ऐसा होता है कि जो हम सोचते हैं वो पूरा होता है, मैं सोचती थी ऐसा कहाँ होता होगा। लेकिन है ना, अब जब मैं देख रही हूँ ना कि मैंने जो सोचा था वो सच में ही सच हो रहा है, बिल्कुल, कि ऐसे राजा वाली लाइफ होगी, वो मेरी हो रही है, तो अब सच में ही हाँ मैं मानने लगी हूँ कि जो हम सोचते हैं ना वो होता है। थोड़ा स्टोरी के बारे में बात करते हैं ना, कैसा स्ट्रगल भरी रही स्टोरी, मतलब बचपन कैसा रहा स्टोरी? बचपन में स्ट्रगल, फुल स्ट्रगल रहे थे लाइफ में, कैसे है? बिल्कुल स्ट्रगल। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है ना, वही बंदा कामयाब हो पाता है। अगर कुछ बिल्कुल सभी कुछ आसानी से मिल जाता है ना, वो हासिल भी नहीं कर पाता है। जब जिसको मेहनत करने के लिए जैसे कि पुश किया जाता है, थोड़ी बहुत दुख तकलीफ दर्द मिलते हैं, वही आगे बढ़ने की सोचता है। और जब ये मैंने स्टार्टिंग से ही सोच लिया था, या फिर मैं एक्सप्लेन भी करती हूँ स्टूडेंट्स को, जब मैं बताती हूँ कि जब कोई भी दुख तकलीफ आता है ना, वो हमें आगे बढ़ाने के लिए आता है। और शायद यही जर्नी मेरी भी रही है। मैं भी स्टार्टिंग से ही ऐसी नहीं हूँ कि बहुत सारा पैसा हो, मेरे पेरेंट्स के पास हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल गरीब फैमिली से हूँ मैं, बहुत ही गरीब फैमिली से। बट अब सही चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। स्टार्टिंग में तो एक ऐसा था कि एक सिंगल मशीन क्या होती है उसके लेने के भी पैसे नहीं थे मेरे घर वालों के पास और मेरे पास। एकदम इनिशियल डेज कैसा था, मतलब एकदम पहले पहले बैग चलते एकदम अपन, एकदम जिस दिन आपने मशीन लगाई हो घर में, वो पैसे कैसे आए थे आपके पास में? जैसे कि स्टार्टिंग में ऐसा ही काम चलता था। मम्मी पापा का इतना बजट नहीं था, बेचारे हाँ पढ़ाते थे कि मेरे पापा का एक सपना था कि बच्चों को पढ़ाना, बस पढ़ाई में ही सब कुछ होगा। पढ़ाई में बहुत विश्वास रखते थे, मेरे पापा बहुत पढ़े लिखे थे, माँ अनपढ़ थी। लेकिन माँ ये सोचती थी कि बच्चों को ना सब कुछ आना चाहिए। अगर फैमिली की बात करें तो मेरी नानी जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से, जब से मैंने होश संभाला शायद तब से ही सिलाई कर रही थी वो, और उनकी काफ़ी बेटियां थी, उसने सारी की सारी अपनी सिलाई के दम पे उनको पाला है। इनके नाना जी भी करते थे, लेकिन मैं मेरी नानी की अगर स्टोरी देखती हूँ, नाना जी मैंने नहीं देखे, लेकिन नानी मैंने देखी है, उन्होंने अपने दम पे सब कुछ किया है। तो फिर वहाँ से मुझे यूँ लगता था कि हाँ ये भी कुछ दे सकता है। ऊपर से मेरी माँ को कुछ आता नहीं था, और मेरी माँ सोचती थी काश के मैं अपने टाइम पे मशीन ही सीख लेती, क्योंकि घर का बजट इतना था नहीं। तो उस टाइम पे हमारी एक दुकान होती थी जिसमें किराने की दुकान जिसको बोलते हैं, उसमें बस घर का खर्च चल जाता था।
दाल रोटी लगा लो, बस ऐसा ही, ज़्यादा कुछ नहीं था। भैंस रखती थी मेरी माँ, लेकिन जैसे कि मेरी नानी की जो बेटियाँ मौसी हो गई, मामा हो गए, वो भी टेलरिंग का काम करते थे। वो भी स्टार्टिंग से ही मतलब हमारी फैमिली में इस चीज़ को आगे रखा गया है। और अभी के एकदम से बात करूँ तो मैं जब ससुराल में आई तो वहाँ पे भी टेलरिंग का ही सिस्टम था, तो मेरी तो बात ही बन गई। तो उस टाइम पे जब मैं देखती थी कि भाई कैसे क्या होगा, घर का तो सिर्फ खर्च चल रहा है। मेरे पापा कहते कि मैं तो है ना अपनी बेटियों को पढ़ाऊँगा, मेरा एक ही भाई है छोटा, हम 4 बहनें थी, एक ही छोटा भाई है मेरा। तो हम मतलब ये तो बहुत ही छोटा था सबसे उस छोटा टाइम पे, एकदम। सबसे छोटा है हमारी 4 बहनों में। तो उस टाइम पे मैं ये बातें सुनती थी कि पता नहीं कैसे गुजारा होगा, क्या होगा, तो मुझे वो चीज़ें सुनती थी। मैं ये सोचती थी स्टार्टिंग से ही, देखो मम्मी-पापा कितने दुखी होते हैं, मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए। बट मैं बहुत छोटी थी। मैं ये बातें जब सुनती थी, जब से मैंने होश संभाला, मुझे याद आ रहा है, मैं उस टाइम पे 6th क्लास में थी, जब मैं ये बातें मुझे समझ आने लगी थी कि शायद घरवालों के लिए कुछ करना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फ्रेंड जो सहेलियाँ हैं वो भी देखते तो अच्छे घर से होती थी। उस टाइम पे अच्छा कुछ होता था, लेकिन मेरा एक वैसा किरदार था कि बहुत ही गरीब फैमिली से। तो उस टाइम पे मेरी माँ ने कहती थी कि काश कि मैं मशीन सीख लेती, मेरी माँ करती थी। तो ये बात भी शायद दिमाग में बैठ गई कि मशीन सीखने से पैसे आते हैं। तो फिर उस टाइम पे मेरी माँ ने सोचा कि मैंने तो नहीं सीख पाई, घर का अच्छा खर्च चल जाता, मैं अपने बच्चों को सिखाऊँगी। तो उस टाइम पे मेरी माँ ने कोशिश की कि ये सारे सीखें। तो मैं एक 6th क्लास में मेरी नानी के घर चली गई थी पढ़ने के लिए। उस टाइम पे फिर मैं मेरी नानी को जब देखती थी इतना काम करते हुए, वहाँ से मैं स्टार्ट हुई थी। मशीन का ज़रिया बना था एक कि मशीन मैं वहाँ से सीख सकती हूँ। तो मेरी नानी को देखते-देखते मुझे थोड़ी-थोड़ी मशीन चलानी आ गई थी। बस आने के बाद फिर मुझे लगा कि जब मेरी नानी खर्चा निकाल सकती है, तो मैं भी अगर करूँ तो ज़्यादा नहीं तो मैं मेरी फ़ीस के अकॉर्डिंग तो कुछ कर ही सकती हूँ। बस वहाँ से फिर मैं थोड़े-थोड़े जैसे कि पड़ोस के कोई सूट दे जाता, ताई काकी जो भी होती है उनके बना देती थी। कोई ख़राब होता, कोई कैसा होता, ज़्यादा नहीं वो 10 कितने भी पैसे मतलब दे देते थे कि खर्चा लग रहा है, छोटी-सी लड़की मेहनत कर रही है, बस इस तरीके से हुआ था। लेकिन वो मशीन तो वैसे ही घर पे पुरानी होती है वही थी, उसी से काम करते थे। मेरी पहली मशीन मुझे मिली थी जब मेरी शादी हुई थी उससे 2 साल पहले। अच्छा काम चलने लगा था कि मशीन से भी पैसे आ रहे, तो उस टाइम पे मेरी माँ ने घर पे मशीन ला दी थी। वही मशीन मैं उठा के अपने ससुराल में ले आई थी। एक बात मतलब अभी थोड़ी अभी जस्ट 5-10 मिनट ही हुए हैं बात करते हुए मैडम, और एक बात ट्रू होती हुई नज़र आ गई यहाँ पे कि कोई भी बिज़नेस छोटा-बड़ा नहीं होता है, मतलब है ना, बिल्कुल, टेलरिंग से अगर आप इतने बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हो ना, फिर दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल कुछ भी कर सकता है। बाकी मुझे उस कब टाइम आपको पे कब ऐसा लगा कि मतलब है ना घर में पैसों की ज़रूरत है और मुझे पैसे कमाने ही पड़ेंगे, अगर मैंने पैसे नहीं कमाए या नहीं करा तो लाइफ अच्छी नहीं, बेटर नहीं होगी लाइफ? मतलब मैं सोचती थी हमेशा कि वैसे जब मम्मी-पापा ये कह रहे हैं कि खर्चा नहीं चल रहा, लेकिन बच्चों को अच्छी लाइफ़ देना चाहते थे, अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे थे। लेकिन फिर भी एक वो जो सुनती तो हैं ही बातें घरवालों की, एक वो दिखता है कि हाँ, बस हमारा खर्च चल रहा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो फिर उस टाइम पे मुझे सोचने में मतलब मैं मजबूर हो गई थी कि मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, बट मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करना चाहिए। वो सिलाई का काम भी बस मैं ऐसे करने लगी थी कि थोड़े बहुत पैसे आ जाएँगे। ऐसा नहीं है कि उससे मैंने ये सोच लिया था कि मैंने लाइफ टाइम ये काम करना है। समझ में कब आने लगा, मतलब 6th क्लास तक तो आपने तो देखा था, जैसे आपकी नानी, आपने तो सिलाई को जिया है पूरा, मतलब हाँ, क्योंकि नानी ने बिल्कुल, भी वो देखा स्टार्टिंग है, से ही, हाँ। मतलब पूरा बचपन बड़ा होने तक सब कुछ जिया है। कब समझ में कब आने लगा, कौन सी एज में समझ में आने लगा कि नहीं पैसों की जरूरत है, मुझे जैसे करना कि पड़ेगा? ज़्यादातर तो 9th-10th में थी मैं तब। 9th-10th में। हाँ, 9th-10th में। और फिर 11th में तो फिर मैंने इतना ज़ोर दे दिया था कि भई मैंने बस करना है। मैं ज़्यादा ही सूट स्टिच करने लगी थी आस-पड़ोस के। उस टाइम पे ख़राब भी होते थे। इसी चीज़ से फिर मेरे और ख़राब होते थे और उनको बस मैं एक बार प्यार से ये कहती, कोई नहीं मैं दोबारा से कर दूँ। कई-कई होगे तो मैंने ऐसे भी सूट स्टिच किए होंगे स्टार्टिंग में, जैसे कि थोड़ा बहुत ख़राब हो गया, उनका फ्री में फिर दोबारा से करना। बस मुझे मेहनत करने में अच्छा लगता था। फिर मैं सोचती थी कि मेरे पास है ना बहुत सारे मतलब सारी की सारी मशीनें होनी चाहिए, मेरे पास बहुत सारे सूट आने चाहिए। तो उस टाइम मैंने ये सोचा था कि मैं अलग-अलग डिज़ाइन बना के दूँगी। तो वो क्रिएटिविटी वहाँ से आई थी कि मैं अलग-अलग डिज़ाइन बनाती रहती थी कुछ-कुछ। लेकिन उस टाइम पे वो पॉसिबल नहीं हो रहा था कि मेरे को सूट दें। एक तो एक छोटी-सी लड़की हो गई, विश्वास नहीं कर पाता था कोई भी। फिर ज़्यादा सारा सिलसिला मेरी शादी के बाद स्टार्ट हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा जुट गई थी इस काम में, बहुत ज़्यादा। शादी के बस यूँ समझ लो 1-2 साल के बाद ही। सपोर्ट मिला पूरा हस्बैंड से, हस्बैंड की फैमिली से कि भैया मतलब आप करो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं, क्योंकि
देखा जाता है ज़्यादा तो नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में वो मना करते थे कि नहीं क्या करेगी सिलाई करके, क्या होता है सिलाई करे, कुछ उनकी फैमिली में भी करते थे। तो फिर वो कहते थे क्या करेगी सिलाई करके, कुछ नहीं होता, एक कत्तर काटने वाला काम होता, मतलब उनको इतना था नहीं। वैसे मेरी जो फैमिली में ससुराल वाली फैमिली में वहाँ भी उनकी मौसी सास और वो सारी करती हैं टेलरिंग, बहुत अच्छा करती हैं। लेकिन फिर भी वो ये सोचते थे कि जब हम कमा रहे हैं तो तू क्या करेगी करके। ऐसा फिर भी बोलते एक, थे मतलब। हाँ एक वो होता है ना कि सेल्फ रिस्पेक्ट खुद की भी तो होनी चाहिए, बस ये मेरे माइंड में स्टार्टिंग से ही था। तो मतलब फाइट कैसे किया, क्योंकि बहुत जितनी भी लेडीज आपसे तो इतनी लेडीज मिलती होगी तो उनको स्ट्रगल फेस होता होगा, मेरे को घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हस्बैंड नहीं करने दे रहे या पापा नहीं करने दे रहे या फिर ससुराल वाले नहीं करने दे रहे, तो उस बैरियर को तोड़ा कैसे आपने? जैसे कि स्टार्टिंग मैं अब भी बात सिखाती हूँ बच्चों को कि स्टार्टिंग में सपोर्ट किसी की नहीं मिलती, हमें जोर लगाना पड़ता है, हमें जोर लगाना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में वो मना करते, मैं चुप के करती, कैसे भी करती, मैंने करना नहीं छोड़ा। स्टार्टिंग में बस एक जो मेरी मौसी सास और क्योंकि खुद भी करती थी तो उन्होंने सपोर्ट किया कि भाई करने दे, कुछ दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं। फिर भी जैसे कि धीरे धीरे काम आने लगा, फिर उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रखी कि करने देंगे लेकिन कोई भी काम, मैं यूँ कहती थी कि मैं ना बाहर जाके कोई जॉब कर लूँ, क्योंकि मुझे खाली बैठना अच्छा नहीं लगता था स्टार्टिंग से ही, शादी होने के बाद। तो उसके बाद उन्होंने कहा नहीं बाहर जाना अलाउ नहीं है, बाहर जाने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मैंने सोचा बाहर ये जाने नहीं दे रहे तो स्टिचिंग मुझे आती है, हालांकि मैंने नहीं सोचा था कि मैं फ्यूचर में इसी को प्रोफेशन बनाऊंगी, कि मैं इसी लाइन में आगे जाऊंगी। सोचा कुछ नहीं आपने? मैं मतलब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं था इतना तब तक तो स्टार्टिंग में, बट ये था कि इससे पैसा आ रहा है, काम चल रहा है। लेकिन फिर उस टाइम पे उन्होंने ये बोला ना कि तू बाहर जाके जॉब नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, बाहर नहीं जा सकती, हाँ घर में कर सकती है कुछ भी। बस फिर मैंने सोचा जब मैं स्टिचिंग कर सकती हूँ वो घर से ही होती है, जब स्टिचिंग घर से होती है तो क्यों ना मैं स्टिचिंग स्टार्ट कर दूँ घर से ही, पैसा भी आएगा, इनसे मांगने भी नहीं पड़ेंगे। हालांकि उन्होंने मना नहीं किया, फिर भी एक मांगना कि मुझे इतने पैसे दो, मुझे कतई पसंद नहीं था स्टार्टिंग से ही। तो फिर उस टाइम पे मैंने धीरे धीरे घर से स्टार्ट किया। एक ऐसा माहौल बन गया जो मेरे हस्बैंड का नाम लेते थे, मैं अभी नाम नहीं लूँगी क्योंकि हाँ ये प्राइवेट है। तो कि भाई फलां की बहू तो इतने सुंदर सूट स्टिच करती है। मैंने सारी गांव वाली जो लेडीज़ थी ना उनको सबको डिजाइन्स के सूट पहना दिए। वहाँ से इंटरेस्ट बना था मेरा कि जब मैं हर किसी को डिजाइन्स के सूट पहना सकती हूँ कि इसमें तो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन बना सकते हैं हम। और सच बताऊँ तो स्टार्टिंग के मेरी शादी को मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी, ये मैंने काफ़ी पॉडकास्ट में बोला भी है। मैंने एक पहला सूट ले लिया था क्योंकि मेरे अंदर एक चुल थी कि मुझे बस करना है कुछ। स्टार्टिंग में ही आते मैंने ये बात रख दी थी कि मुझे कुछ करना है लाइफ में, चाहे मुझे कहीं भी कुछ जॉब करने दो या कुछ भी करने दो, मतलब मुझे पैसा कमाना है। क्योंकि मैंने घर पे तंगी रखी थी कि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है, घर वालों के भी लिए भी करना है, लेकिन घर वालों के लिए उस टाइम पे कर नहीं पाए, पता नहीं कैसे, कितना ही जोर लगा लो बच्चा नहीं कर पाता, शायद कुछ ना कुछ हो जाता है। लेकिन एक सपना खुल गया था कि शायद अब मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ कुछ ना कुछ। फिर उन्होंने साफ मना कर दिया कि बाहर नहीं जा सकती, तो फिर मैंने आखिरी में ये रास्ता सुना कि स्टिचिंग कर सकते हैं। स्टिचिंग करने के बाद फिर मैंने देखा कि इसमें तो हम बहुत सुंदर सुंदर, जैसे ही जब पैसा आता ना तो मेहनत करने में भी फिर मज़ा आता है। और गाँव में इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, ससुराल में आई जब मैं डिज़ाइन बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, बस मेरा फिर इंटरेस्ट वहाँ से बनता था। वहाँ गाँव की जो लेडीज़ थी वो कहने लगी क्या बहू आई है, सार सबको डिज़ाइनर सूट पहना रही है, बहुत ज़्यादा क्लाइंट आने लगे, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया वहीं से ही। शादी को शायद 1 साल भी नहीं हुआ होगा, मैंने सिखाना स्टार्ट कर दिया था। स्टार्टिंग में 1-2 स्टूडेंट आए, उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे कि हर बार बैच निकालती थी मैं। फिर क्योंकि मुझे ये लगने लगा कि लिए स्टिचिंग से मेरा काम नहीं चल रहा, मुझे पैसे की एक तरीके से बहुत तगड़ी भूख हो गई थी कि बहुत सारा पैसा होना चाहिए, बहुत सारा जो गिना ही ना जाए। अच्छा, इतना पैसा, ऐसा सोचने लग गए थे आप? और वो आने भी लगा था फिर। अच्छा। लेकिन उस पैसे का मैंने किया क्या, घर वालों ने बिल्कुल नहीं लिया, जितना भी आया सारा मेरे ऊपर लगाया। मतलब मेरे ऊपर ऐसे नहीं कि कुछ ना कुछ सीखती रही मैं, कुछ ना कुछ सीखती रही। तो इस चक्कर में मैंने सब कुछ सीखा, जैसे कि टेडी बियर्स वगैरह, हैंड एम्ब्रॉयडरी वगैरह, जितने भी मतलब जितना भी काम एक लेडीज़ कर सकती हो मैंने सारा का सारा सीख लिया। किससे? जो मैं कमाई करती थी उसी से। मैंने मांगे नहीं कभी और मेरे से उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, तो उससे मैंने सारा का सारा काम किया। स्टार्टिंग में बहुत मनाई थी मैंने मेकअप का प्रॉपर काम इतना तरीके से सीखा, घर वालों ने बोला कि सीख सकती है। बिल्कुल, ये तो एक तरीके से ये समझ लो मेकअप का काम तो मैंने ऊपर को होके सीखा, बिल्कुल ऊपर को होके, क्योंकि स्टिचिंग मैंने सिखा ली, स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं, गाँव-गाँव का माहौल हो गया। उस टाइम पे ये भी नहीं था, फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था, तो गाँव भी कवर हो जाता, कितने स्टूडेंट आएँगे। गाँव की लेडीज़ कहती थी इसने सारी लड़कियों को भई मशीन सिखा दी है, मतलब तारीफ़ें बहुत होती थी। लेकिन वो मेरी संतुष्टि थी जो वो
रुक नहीं रही थी कि मुझे तो बहुत सारा नहीं पैसा तो चाहिए। यहाँ पे क्या काम किया सबसे ज़्यादा, मतलब मैं अगर चीज़ समझने की कोशिश करूँ आपसे कि आपकी किस्मत ने काम दिया या फिर आपकी मेहनत ने काम दिया? पता ही नहीं, वो लक कह लो एक तरीके से हाँ। कि क्या हुआ। स्टार्टिंग में जैसे कि सूट सिलती थी, उससे उससे मतलब मुझे काम करती थी, सारा दिन चलता था, फिर भी मुझे ये था इससे कम पैसा आ रहा और ज़्यादा आना चाहिए। फिर मैंने स्टूडेंट्स को सिखाना स्टार्ट किया, उससे भी थोड़ा पैसा आया, फिर उससे भी मुझे रिलैक्स नहीं बट हुआ। फिर रविंद्र सर कब जुड़े आपसे फिर? वो तो बहुत आगे की कहानी है, अभी तो आगे ये मेरे से 4-5 साल छोटे, 5 साल ही तो छोटे हैं, ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन इनका अलग फील्ड है, मेरा अलग है। वो कहते हैं ना लक होता है, किस्मत, उसने मिलाया ऐसे कि एक कम में आते हैं। तो मेरे को आज जैसे इतने लोगों से, इतने लड़कियों से मिलते हो, बात करते हो, तो मतलब सबसे ज़्यादा मेंटल ब्लॉकेज क्या आता है उनके दिमाग में कि कैसे शुरुआत करें, क्या करें? क्या मेंटल ब्लॉकेज होते हैं? जैसे कि काफ़ी लड़कियों को ना घर से निकलने की परमिशन नहीं मिलती, जैसे मुझे भी नहीं आपको थी। भी नहीं मिली? हाँ, तो कैसे ठीक है। तोड़ा? हाँ, तो वो चीज़ मैंने सोचा कि क्यों ना ऑनलाइन सिखाया जाए, लेकिन ये पीछे की बात है, बाद में आए हम इस चीज़ में। पहले तो मैं ऑफलाइन थोड़ी-थोड़ी सिखा रही थी छोटे-छोटे बच्चों को। उस टाइम पे फिर मुझे लगा कि ऑफलाइन से भी काम नहीं चल रहा, तो तब जाके वो फिर हम उस टाइम पे भैया कनेक्ट हुए थे मेरे साथ, जब हम ऑनलाइन में आए। तो मैं सोच रही कि ऑफलाइन में तो मैं सिखा पा रही हूँ, मैंने सारे एरिया कवर कर दिए थे। इनके गाँव गुहांड की जो लड़कियाँ होती हैं, उनको मैंने सबको सिखा दिया। और फिर सोचा अब कहाँ से सिखाऊँ, इतनी लड़कियाँ नहीं है। जो गोवा लगवाते हैं ना, वो भी लगवाती थी मैं। मतलब कैसे भी आ जाएँ, स्टूडेंट्स आ जाएँ। एक वो फतूर था स्टार्टिंग से कि जब मैंने इतना स्ट्रगल देखा है, मैंने एक पैसों की भूख देखी है, तो कोई भी लड़की ना देखे। क्योंकि मैंने एक ये भी चीज़ देखी थी, हालाँकि हमारे घर में तो नहीं थी। मेरे घर में मेरी माँ मेरे भाई से ज़्यादा प्यार करती थी, मेरा पापा हम बहनों से ज़्यादा प्यार करते थे। तो मतलब मेरे घर में तो इतना नहीं था, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो लेकिन मैंने ये देखा है कि लड़कों की तो ख्वाहिशें पूरी हो जाती हैं, लड़कियों की इतनी होती नहीं है। आज भी नहीं होती है? हाँ, तो बस ये चीज़ मेरे मन में बैठ गई कि मुझे लड़कियों के लिए कुछ करना है। बस उस टाइम से लगी। फिर मैंने देखा कि मैं ऐसे तो कर नहीं पा रही हूँ कुछ भी लड़कियों के लिए। फिर मैंने एक दिन भैया से बात की कि भैया जैसे कि ये डॉक्टर हैं, तो ये उस फील्ड में थे। फिर हम बात करते आपस में, मैंने कहा कि मैं ऑनलाइन सिखाना चाह रही हूँ, बट समझ नहीं आ रहा कैसे। बस भैया का इंटरेस्ट बना कि हाँ, कर सकते हैं हम। डॉक्टर है? हाँ। थे हाँ। डॉक्टरी उपाधि तो है ना, पीएचडी वो तो करा होगा ना? तो फिर इसने बोला कि हाँ दीदी बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। बस तो क्या डॉक्टर से बात है। मार्केटिंग में कैसे आ गए मतलब फिर आप? सब कॉन्फिडेंस है ना। मैंने एक अभी बुक पढ़ी लक, कुछ दिन पहले, लक। हाँ। द अल्केमिस्ट, उसमें लिखा हुआ है बेसिकली मकतूब, उसमें कहता है एक करेक्टर होता है, बार बार बोलता है मकतूब, कि सब लिखा हुआ है। एक्चुअल में सब लिखा हुआ है। एक दिन हम ऐसे ही बैठे थे यार दोस्त, और बैठे बैठे जब दीदी के लगभग अच्छे खासे फॉलोअर हो रखे थे, 1 लाख प्लस यूट्यूब पे थे और 3 लाख के प्लस इंस्टाग्राम पे थे, और बैठे बैठे ऐसे मतलब चिल कर रहे थे बेसिकली। तो एक बात दिमाग में आई कि ना चाय बनाने वाले भी ब्रांड बना गए हैं बेसिकली। आप देखोगे चाय के भी काफ़ी ब्रांड हो गए हैं जो 1000 करोड़ की वैल्यूएशन को पार कर गए हैं कंपनियां। फिर हमने सोचा यार सिलाई सिखाने वालों का, फैशन डिजाइनिंग सिखाने वाला कोई ब्रांड नहीं है बेसिकली। कॉलेजेस हैं, IITIs हैं, लेकिन कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो इन्फ्लुएंसर ने बिल्ड किया हो। उस दिन मेरे को दिमाग में आ कि दीदी मतलब इतने दिन से फ्री में यूट्यूब पे वीडियो डाल रही हैं, और तब तक तो शायद पहली पेमेंट भी नहीं आई थी आपकी। उसके बाद ही आई 8-8 हज़ार रुपये। अभी यूट्यूब से पेमेंट भी बहुत लेट आई थी कि मतलब पैसे फ्री में चलते गए, पता नहीं था बेसिकली, मतलब पता ही नहीं था कि पैसे आएंगे, इससे वो होगा। तो उस दिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ बेसिकली हम सीख सकते हैं, बहुत अच्छे से हम क्लासेस को देंगे तो पैसा आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट से। तो फिर मैंने दीदी को अगले दिन कॉल किया, दीदी का मतलब जैसे हमारा कनेक्ट हुआ, मैं कहा दीदी आप ऑनलाइन कोर्स क्यों नहीं बेचते, आप इतना अच्छा सिखाते हो, आप डालते हो यूट्यूब पे सारी वीडियोज़ डाल रहे हो, आप ऑनलाइन क्यों नहीं सिखा रहे। कह रहा अभी अपने पास तो क्लासेस रेडी नहीं है। तो फिर हमारी बातचीत हुई, दीदी घर पे आई, फिर इन्होंने लाइव पे आए, ये यूट्यूब पे आए। फिर हमारे दिमाग में ये नहीं आ पाया कि हम क्लासेस लेंगे तो लेंगे कैसे, आप समझें। जो भी अभी जैसे बच्चों को जब भी मैं जाता हूँ अलग अलग ब्रांच से विजिट करने, तो बताता हूँ। एक बार मैं MBA के कॉलेज में भी गया था लेक्चर लेने के लिए, तो मैंने यही कहा था कि जो बच्चे आप जो अभी पढ़ रहे हो ना, और जो तुम्हें पता चल रहा है MBA करके बेसिकली मैनेजमेंट वगैरह का, वो तुम शुक्र मनाओ। क्योंकि जब हम बिजनेस में आए, आपको मैं सही बताऊँ सर, तो हमें ये भी नहीं पता था करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या फ़र्क होता है। हमारे सेविंग अकाउंट बैन हुए हैं क्योंकि हम सेम पेमेंट ले रहे थे। तो दीदी ने कहा कि पहले हम स्टार्ट करते हैं, क्लासेस वो शूट करेंगे, उसके बाद हम एडमिशन लेंगे। मैंने कहा नहीं दीदी, पहले हम मार्केट की नब्ज को पकड़ेंगे, पहले हम देखेंगे एडमिशन कितने आएंगे, फिर हम क्लास शूट करेंगे। हमारे पास हमारी उम्मीद थी कि 100 प्लस आएंगे, एडमिशन आए 220 प्लस। फिर उसके बाद वो दिन है आज का दिन, हमने कभी वापस मुड़ के नहीं देखा। तो मैं एक बात बताऊँ, आज मतलब आपने तो चलो ठीक है पैसा वैसा बना लिया है, तो अब आपके साथ लोग जो जुड़ रहे होंगे, जो टेलरिंग में जो लड़कियां जुड़ेगी आपके साथ, रियलिस्टिक नंबर कितना पैसा कमा सकती है आपके साथ अगर कोई जुड़ती है तो भी?
मेरा मानना है कि 20 से 50 हज़ार तक कमा सकते हैं, स्टार्टिंग है। और ये तो स्टार्टिंग कि मेरे से सीखते ही 3 महीने में मैं इतना अच्छा सिखा देती हूँ। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहती हूँ कि किसके पीछे मेरी 20 साल की जर्नी है। कहने में ये लगता है कि कोई कहीं चला जाता है ना कि 2 दिन में आएगा, वो 2 दिन काटने मुश्किल हो जाते हैं। मैंने इसके पीछे 20 साल दिए हैं। और ये तो 20 साल मैं कौन से लगा रही हूँ, जब मैंने स्टार्टिंग की थी ससुराल से। अब काउंट करते रहना जो भी देख रहे हैं कि कितने साल भी लग तो नहीं रही, बट तब की बोल रही हूँ मैं, वो छोटे तो मैं लगा भी नहीं रही। जब से मैंने सिखाना स्टार्ट किया ना तब की, कि मैंने स्टूडेंट से और क्लाइंट से ही सीखा है। क्लाइंट से कि क्या क्या कमियां होती हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग जो मैं 3 महीने में बच्चों को सिखा रही हूँ, वो मेरी 20 साल की जर्नी है, 20 साल की मेहनत है। और मैं गारंटी दे के सिखाती हूँ कि भाई जो मेरे पे 3 महीने में सीख गया ना, वो अपना बुटीक रन कर सकता है। बिल्कुल जाते ही, मैं ये भी नहीं कहती आप प्रैक्टिस करो, जाते ही अपना बुटीक स्टार्ट करो। और मेरे इतने स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, जो 20 से 50 हज़ार तो स्टार्टिंग में ही कमा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो लाखों कमा रहे हैं। तो बेझिझक होके सीख सकते हैं। टियर 2 टियर 3 सिटीज में ज़्यादा है या फिर मतलब टियर 1 सिटी में भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं आपके? बहुत सारी सिटीज़ में, गाँव में ज़्यादा गाँव में रहते ज़्यादा है, हैं। शहरों में ज़्यादा है? गाँव में ज़्यादा है वैसे देखा जाए तो। बेसिकली टायर 2 और टायर 3 में ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? मतलब कोई रीज़न आइडेंटिफाई किया आप लोगों ने जैसे कि कि यहाँ से मेरे को टेलरिंग के लिए ज़्यादा लड़कियाँ आती सीखने के लिए, क्यों आती है? वो होता है ना, जैसे कि शहरों में शायद ये सोच लेते हैं कि शहरों में पढ़ने के लिए लड़कियां भी जाती हैं। ऐसे गांव में शायद अभी तक वो माहौल नहीं उठा है कि +2 करा देते हैं, उसके बाद घर पे काम करो, फिर शादी कर देते हैं। आजकल तो सोच बदल गई है ज़्यादातर सभी पेरेंट्स की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कहीं कहीं अभी भी है तो गांव वाली लड़कियों का ज़्यादा रहता है। लेकिन आजकल तो मुझे अभी लग रहा है जैसे कि हम जब ऑनलाइन और ऑफलाइन सिखा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स आते हैं बहुत शहरों से, और पीजी में आके रह के हमारे पास सीखते हैं। बट फिर भी स्टिल मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे कोई टेलरिंग सीखना आता होगा तो लोगों का माइंडसेट ऐसा होता होगा, क्या यार कपड़े ही सिलेगा क्या है? आज भी ये माइंडसेट है? अभी मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट्स मुझे जैसे आके बताते हैं ना कि पहले था, लेकिन आजकल तो एग्जांपल देते हैं मेरा कि देखो रितु ने ऐसा कर दिखाया तो तुम भी कर सकते हो। तो अभी नहीं है, लेकिन पहले हाँ जरूर था। क्या कहते थे, मुझे भी कहते थे क्या करती है सारा दिन कत्तर काटती रहती है, क्या है इसमें क्या मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलेगा। मतलब पहले की एक सोच ये थी कि सिलाई से सिर्फ है ना चाय चीनी का खर्चा निकल सकता है ना। लेकिन आज वो मेरे एग्जाम्पल देते हैं कि नहीं, चाय से, और मैं भी खुला बोलती हूँ भाई चाय चीनी का खर्चा नहीं निकलता, बहुत पैसा है इस लाइन में, बहुत पैसा है, कमा सकते हो आप। मैडम ने कमाया ना खतरनाक तरीके से। मुझे कमाया नहीं, पता नहीं मुझे, लेकिन कमा सकते हैं। ओके, मैं इसके ऊपर डाटा पे ऊपर बात करूँगा। बेसिकली अगर हम स्टूडेंट के डाटा पे बात करेंगे सर, तो अब मान के चलो जिस शहर में अभी हम इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, ये टायर 1 नहीं मानो आप, गुड़गांव को टॉप मोस्ट सिटी है। दिल्ली से हमारी लगभग 10% ऑडियंस है, नेशनल कैपिटल से। और अभी गुड़गांव में हमारी ब्रांच है, वहाँ पे हमेशा 100+ एडमिशन्स होते हैं। हमारे पास सर बिल्कुल अनपढ़ से लेके PhD तक, और जिसके घर में मान के चलो बिल्कुल कर्ज है, और जिसके घर में मतलब 10-10, 20-20 फ्लैट हैं, करोड़पति हैं, जिसके घर में MLA है, खुद एक MBBS MD, या मान के चलो बड़े बड़े अधिकारियों की वाइफ, बहुत पढ़े लिखे बच्चे हमारे पास सीखने आते हैं। बेसिकली हमने उस बैरियर को तोड़ दिया। क्यों सीखना आता है? क्यों सीखना आता है, आप इस चीज़ को समझें। जैसे हम बार बार कहते हैं कि जी सिलाई, हम सिलाई नहीं सिखाते, हम प्रॉपर फैशन डिजाइनिंग सिखाते हैं। क्योंकि सिलाई क्या होती है सर, बेसिकली जैसे यहाँ से ये सिलना है तो ये सिलाई है, ठीक है जी, ये सिलाई है। लेकिन फैशन डिजाइनिंग में प्रॉपर हम ड्रेसेस सिखाते हैं। जैसे आपने ब्लेजर डाल रखा है, मैंने ब्लेजर डाल रखा है, हम ये भी सिखाते हैं, ठीक है। अब जैसे दीदी का ब्लेजर आप देखेंगे, ये प्रॉपर डिजाइन कर रखा है। अब देखो आपने ब्लैकबेरी का पहना, मैंने शायद वैन्यूसैन का ले आऊँ, हम ब्रांडेड पहने बैठे हैं। दीदी अपने आप में ब्रांड है, ये खुद डिज़ाइन करती हैं हर चीज़ें। तो हम इनके स्टूडेंट जो हैं, आप किसी भी स्टूडेंट को पकड़ेंगे वो ड्रेस को डिज़ाइन करते हैं। इसलिए वो बैरियर टूट गया कि हमारे स्टूडेंट में ये नहीं कहता कि सभी जाके बुटीक ही ओपन करते हैं, नहीं, कोई खुद के लिए सीखने आता है, कई पीछे से एक हमारे बहुत बड़े अधिकारी की वाइफ सीखने आ गई हमारे पास ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है सर। तो मैंने कहा दीदी आपको क्या ज़रूरत है? वो कह रही भैया मैंने B.Tech की, मैंने M.Tech की, अब मेरी शादी होगी, अब मेरे हस्बैंड इतने बड़े अफसर हैं, लेकिन मैं क्या करूँ? आप इस चीज़ को समझो सर, जब आप जेंट्स हो, मैं जेंट्स हूँ, हमें समस्याओं का पता है। जैसे दीदी कह रही थी कि जितनी लड़कों को छूट है, एक्चुअल में लड़कियों को छूट नहीं है। आप समझें, आप शायद कर्नाटका से आते हैं, हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं। नॉर्थ इंडिया में आज भी ऐसा माहौल है सर, सपोज कीजिए लड़की अगर 2 रात घर से बाहर है ना, पता नहीं कहाँ थी, तो उसकी ऑनर किलिंग हो सकती है। यहाँ पे ऐसा होता है? ऐसा होता है कि इसने बेइज्जती करवा दी पूरे खानदान की, इसकी ऑनर किलिंग हो जाएगी। और लड़का अगर बोलेंगे तो घर का चिराग है, जेल से तो छुटवाना ही पड़ेगा। तो आज भी वो हालात हैं, एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए जो आज अब आप देखेंगे, जैसे टैलेंटेड इंस्टीट्यूट अब हमारा हर शहरों में हम लेके जा रहे हैं ऑल ओवर इंडिया,
और होपफुली आपके बेंगलोर में भी खोल लेंगे अगर हिंदी लैंग्वेज का बैरियर नहीं आएगा, आपके जैसे हिंदी बोल पाएंगे तो नहीं, वहाँ के हिंदी लोग- बोलने का बैरियर नहीं है वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं, सब हिंदी बात करते हैं। हाँ तो फिर वहाँ पे हम बहुत जल्दी ब्रांच ओपन करेंगे। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब जैसे मान लो बताओ ना कि अगर कोई लड़की वास्तव में अगर ये ऐसा बैरियर है कि भैया मेरे घर वाले, तो कैसे छोड़े, मतलब कोई कोई टिप्स है कोई? जैसे कि ना क्या होता है, मेरे अकॉर्डिंग लड़कियों को वो काम जरूर करना चाहिए जो उनको खुद को लगता है कि ये गलत नहीं है, और जो उनको लगता है ना खुद को कि ये गलत है, मुझे नहीं करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपना माइंड खुद बताता है, लेकिन घर वाले भी या कोई भी मना कर रहे हैं और जब हमें लग रहा है कि ये सही कर रही हूँ मैं, तो वो करते रहना चाहिए। एक दिन घर वाले बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उस चीज़ के लिए। अभी जैसे कि काफ़ी लड़कियाँ ये कहती हैं कि मैडम हमें सपोर्ट नहीं करते, आपको शायद सपोर्ट की होगी घर वालों ने। कोई सपोर्ट नहीं करता स्टार्टिंग में, लेकिन जब पैसा आता हुआ दिखता है और लगता है कि ये इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं, जैसे कि मान लो मेरा ही काम है फैशन डिजाइनिंग का, नाचना गाना तो हम कुछ सिखा नहीं रहे, एक तरीके से एक देखा जाए तो ये भी गलत नहीं है, लेकिन मैं तो बिल्कुल ही एक स्किल सिखा रही हूँ ऐसी जो कि आराम से घर बैठ के आप पैसे रन कर सकते हो इस चीज़ से, कि खुद क्लाइंट चल के आता है आपके पास कि मेरा सूट स्टिच कर दो, और उसके ऊपर फिर आप अपनी कारीगरी दिखा सकते हो। और जैसे बड़े शहरों में तो मैं देखता नहीं हूँ ऐसा कभी, कोई कोई सूट सिलाने जा रहा है, कोई किसी से, मैं अपार्टमेंट में रहता हूँ वहाँ पे 700-800 फ्लैट होंगे, मैंने कभी किसी ऐसी लेडी को देखा नहीं कि वो अपना कोई सूट सिलाने जा रही है, फिर कुछ करने जा रही है। बिल्कुल जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, शहरों में बुटीक नहीं है। हाँ, बात नहीं, मतलब इतनी बात भी नहीं होती है हाँ इस नहीं, बारे जाते में। हैं, बिल्कुल जाते हैं, और शहरों में तो बहुत ज्यादा पैसे लेते हैं। वो बेसिकली सर वो हाँ। बड़े बुटीक्स में जाते हैं, डिजाइनर के पास जाते होंगे। बिल्कुल। जब हम बुटीक करते थे, हाँ, मेरे पास इतने थैले भर भर के आते थे, चाहे एक रूम एक हफ्ते में भर लो, ठीक है, लेकिन मैंने इस वजह से छोड़ दिया। देखो मैं बुटीक चलाती थी पहले, मैंने कई सालों तक बुटीक किया है। मैंने भिवानी, मेरा अभी जो मेन हेड क्वार्टर है वो भिवानी हरियाणा में है, हालांकि मेरी 32 ब्रांचेज हैं, लेकिन मेन जो हेड क्वार्टर है वो भिवानी हरियाणा में है। वहाँ पे मैं बुटीक चलाती थी और इतने सारे क्लाइंट आते थे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर मैंने एक दिन देखा, वैसे ही भैया ने बोला कि भाई हम ये काम हम सिखा रहे हैं, और क्लाइंट क्या कर रहे हैं, क्लाइंट हुआ या कोई भी हुआ, वो क्या करता है कि हम सीखे हुए के पास क्यों सिलाएं, हम उसी के पास सिलाएं जो मेन है, खुद जो मेन है, जो ऑनर है। हाँ। तो मेरे साथ ऐसा ही हो रहा था। तो जो मेरे स्टूडेंट्स थे ना, उनके पास कम काम जा रहा था, मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो फिर मैंने एक दिन सोचा, जो काम मैं बच्चों को सिखा रही हूँ ये तो एक तरीके से गलत हो गया, वही मैं खुद कर रही हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए बुटीक छोड़ दिया। मैं बुटीक नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं करती। बहुत सारा लॉस भी हुआ इसमें मेरा, क्योंकि बहुत पैसा है इस चीज़ में भी, जब हम सूट स्टिच करके दे रहे हैं किसको। तो सिर्फ अब मैं स्किल सिखाती हूँ बच्चों को, और बुटीक का काम मेरे स्टूडेंट्स करते हैं सारे के सारे। तो उनके लिए मैंने बिल्कुल छोड़ दिया अभी के लिए बुटीक, मैं बुटीक नहीं करती। तो ऐसा हो रहा है कि अब जब मैं ही नहीं स्टिच कर रही, तो फिर क्लाइंट्स को मेरा काम पसंद आता था कि हमें तो मैडम से सिलवाने, तो मेरे स्टूडेंट्स को ढूंढते फिरते हैं कि उनसे सीखे हुए स्टूडेंट्स को सिलवाते हैं। तो इसलिए मेरे स्टूडेंट्स के बुटीक चल रहे हैं बहुत अच्छे। तो आपके पास कोई स्टूडेंट आता है तो आप उससे कोई सवाल पूछते हैं, फिर कोई भी जिसको भी आना हो आ जाए, वो हाँ, ये सीख ले, सही कोई पूछा दिक्कत आपने। नहीं है। मैं कोई सवाल नहीं पूछती, हाँ, कोई भी सवाल नहीं पूछती। मैं तो खुश होती हूँ कि मेरे पास स्टूडेंट्स आया। और मेरे पास स्टूडेंट्स की अगर आप बात देखोगे ना, मेरे पास बिल्कुल अनपढ़ स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ, मेरे पास ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बिल्कुल बोल नहीं सकते, हाँ, मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो बोल और सुन भी नहीं सकते, और मेरे पास ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो एज अगर देखें तो 60-70 के करीब हैं, वो भी स्टूडेंट्स मेरे पास सीख रहे हैं। और एक स्टूडेंट्स की तो मैं अभी बात बताऊँ, एक ऐसे स्टूडेंट्स अभी हमने फेयरवेल की, वो स्पेशल मेरे से मिलने आई। फेयरवेल करते हैं हम हर 1.5 महीने बाद बच्चों की, उसके बारे में बताऊंगी। तो उसमें एक स्टूडेंट्स ने बताया कि मैडम मैं स्पेशल आपको ये ड्रेस दिखाने आई हूँ। उसके घर वाले उसको लेके आए। उस स्टूडेंट्स की स्टोरी क्या थी, वो खाट पे लेट सकती थी, चारपाई बेसिक। हाँ चारपाई, ठीक है। वो उसको व्हील चेयर पे बिठा रखा था, लेकिन वो स्टैंड ऐसे बैठ नहीं सकती थी, वो बिल्कुल कमर, मतलब बैठा भी नहीं जा रहा था उससे, वो लेट सकती थी बस। उसने कहा मैडम मैंने आपका कोर्स लिया है, बुटीक मास्टर कोर्स, उससे मैं बिल्कुल फैशन डिजाइनिंग सारी ड्रेसेस बना सकती हूँ। इतना कॉन्फिडेंस उस लड़की में। मेरे माइंड में एक सवाल उठा कि ये कह रही है कि मैं सारी ड्रेसेस बना सकती हूँ। बस मैंने पूछना चाहा, मैं नीचे उतर के आ गई स्पेशली उसको देख के, कि भाई बस मुझे एक सवाल का जवाब दे दे कि तू सारी ड्रेसेस स्टिच कर सकती है, करती कैसे है। क्योंकि सभी के माइंड में होगा ये, उसके ना ही पैर काम कर रहे थे, ना उसकी कमर बैक काम कर रही थी। तो उसने कहा मैडम मैं एक जो चारपाई है उस पर लेटती हूँ, एक चारपाई पे मशीन रखती हूँ, लेटे लेटे कटिंग करती हूँ, फट्टा रख के दूसरी चारपाई पे, और लेटे लेटे ही मशीन चला के सूट स्टिच करती हूँ। तो मेरे पास ऐसे ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं, तो मैं इन ऐसे स्टूडेंट्स को देख के इतना कॉन्फिडेंस आता है मेरे अंदर। और मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहती हूँ जो एक तरीके से अपने आप में हार के बैठ गई है ना, थक हार के, कि मेरे भी सपने थे बट मैं तो लाचार हूँ, अपंग हूँ, मैं शायद कुछ नहीं कर सकती। भाई आपका सपना पूरा करने के लिए फैशन डिजाइनिंग अगर आपने सीखनी है, या फिर लाइफ में आप थक हार गए हो,
तो टैलेंटेड रितु इंसान इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह है, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हो सिर्फ 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में। तो मेरे पास हर तरीके के बच्चे आते हैं, बेफिक्र होके आ सकता है हर कोई स्टूडेंट्स, और मैं सच में उनकी ज़िंदगी बदल देती हूँ, और ये मैं अभी भी ऑन पब्लिक बोल रही हूँ। हाँ, जिंदगी बदल जाती है बिल्कुल यार। बिल्कुल। पैसे कमाने लग जाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है, और जिस दिन पैसा आने लग जाता है उस दिन सब सही हो जाता है। हाँ, तो अगर ये पॉडकास्ट अभी स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो वो कमेंट्स करके बता सकते हैं कि क्या सच में ही ऐसा हो रहा है। नहीं, हो ही रहा है, तभी तो आपको इतने लोग, लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, सब सीख रहे हैं आपसे, आपके पास आ रहे हैं। हाँ, अभी तक मैं 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुकी हूँ हाँ, ऑनलाइन 3 और लाख ऑफलाइन। अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और 3 लाख स्टूडेंट में से क्या 3 लाख लोग ही कमा रहे होंगे, या फिर कोई कोई अपने सिर्फ सीखने के हिसाब से आया है? बिल्कुल, कोई-कोई ऐसे भी सीखता है, जैसे कि काफ़ी मॉडल्स आते हैं हमारे पास, वो कहते हैं मैडम हम तो अपनी ड्रेस जब सिलवाते हैं तो सेम जैसी फिटिंग चाहते हैं वैसी नहीं मिल पाती, या जैसा हम डिज़ाइन चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाता। तो ऐसे भी बच्चे आते हैं जो कि खुद के लिए करना चाहते हैं, या फिर जैसे कि किसी बुटीक पे जाते हैं तो बुटीक ओनर होता है, वो सेम टाइम पे दे नहीं पाता ड्रेसेस, तो इसलिए खुद के लिए भी बहुत सारे बच्चे सीख के जा रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे बुटीक कर रहे हैं, खुद के लिए भी कर रहे हैं बहुत तो सारे। अभी आप पूरा, नरेंद्र जी, आप पूरा ऑनलाइन संभालते हैं काम, पूरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से आप संभालते हैं? बेसिकली ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की मैनेजमेंट मैं संभालता हूँ। हमारी काफ़ी लोगों की टीम है बेसिकली, और अभी जैसे ब्रांचेज भी है तो वहाँ भी टीम है, और जो बेसिकली हमारा फेस है, जो हमारा सब कुछ है, और रितु मैम है बेसिकली सारा काम ये सिखाती हैं। अब मुझे तो स्किल नहीं आती है, मैं कहूँ मुझे तो मशीन की आवाज़ भी ये नहीं पता, जैसे इनके स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। काफ़ी स्टूडेंट्स जब हमारे पास शुरू में आते हैं तो ऐसे भी आते हैं जिनको ये नहीं पता तुरपाई करने की सुई कौन सी है, मशीन की सुई कौन सी है, वो मुझे भी नहीं पता। अब मैं सिर्फ मैनेजमेंट देखता हूँ, आप समझें। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है, मान के चलिए अगर हम दोनों टेलर होते तो क्या हम आगे बढ़ पाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इनकी एक अपनी कलाकारी है, मेरी अपनी कलाकारी। और हमारी टीम में जैसे आप बिजनेस बुक्स वगैरह, आप तो काफ़ी मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। अगर सपोज कीजिए बोला कि जिस रूम में हम बैठे हो सबसे समझदार है, तो इसका मतलब हम गलत कमरे में बैठ गए हैं। तो इसलिए हमारे जो टीम मेंबर देखेंगे आप, वो भी बहुत अच्छे अच्छे सिटीज़ से हमने हायर किया। कोई ऐसा नहीं कि अकेले भिवानी से, कोई अमृतसर से है, कोई मान के चलो बेंगलुरु साइड से, कोई दिल्ली साइड से, हर जगह से जो अच्छा टैलेंट है उसको हम हायर भी करते हैं प्रॉपरली। तो जो ये मैनेजमेंट है ये मैं संभालता हूँ, और जो क्लासेज हैं वो दीदी संभालती है। तो अगर जैसे मान लो कोई भी स्टूडेंट आपके पास आ रहा है, कोई लड़की आपके पास आ रही है, तो कोई भी स्किल चाहिए कि उसको, कोई या 3 बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए कि मैं टेलरिंग बिजनेस में आ रही हूँ, टेलरिंग सीखने आ रही हूँ, या फैशन डिजाइनिंग सीखने आ रही हूँ, कोई 2-3 बातें उनको ध्यान रखनी चाहिए या जैसे नहीं कि रखनी चाहिए? अगर आप ये पूछ रहे हो कि जो आती है हाँ। उनके लिए, पहली बात तो जब स्टूडेंट्स मेरी तरफ कदम रख देता है ना, उनकी तो मैं बाद में बताऊंगी, पहले मैं मेरी बताती हूँ। 10 से 15 दिन में इतना जोर लगाती हूँ उनको रोकने के लिए, इतना जोर लगाती हूँ कि भाई रुक जाओ, मैं आपको सिखा के ही भेजूंगी। ऑफलाइन जो बच्चे आते हैं बेसिकली, जो ऑफलाइन आते उनकी हैं। बात कर रही हूँ मैं, ऑनलाइन की बात में बताती हूँ कि जो मेरे पास ऑफलाइन में बच्चे आते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर से आते हैं। जैसे कि पहले एक पढ़ाई के लिए ही पीजी में रहते थे बच्चे, लेकिन आज वो चीज़ हट गई है। सिलाई सीखने के लिए मेरे पास बहुत दूर दूर से बच्चे आते हैं और पीजी में रहते हैं, पीजी भी अपनी है, तो उसमें आके रह के रातों काम करते हैं, सीखते हैं। तो जब इतनी दूर दूर से बच्चे आते हैं ना, वो रोते भी हैं, मतलब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, सच्ची कह रही हूँ मैं। वो आके मुझसे ये कहते हैं हमें कुछ नहीं समझ आ रहा, हमें कुछ नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो मैं उनको बहुत तरीके से रोकती हूँ, ऐसे जैसे कि छोटे बच्चे को पुचकार के रखते हैं कि भाई रुक जाओ, 15 दिन के बाद आपको सब कुछ समझ आने लगेगा। तो 10-15 दिन तो मैं उनको ये बोलती हूँ, जब आपका काम करने का मन करे तो करना, ना करने का मन करे तो मत करना। आपका जब मन करे गाने का तो गाओ, और नाचने का मन करे तो नाचो, और रोने का मन करे तो रो। तो ऐसे बच्चे रोने के टाइम पर रोते भी है कि हमें समझ नहीं आ रहा। फिर मैं उनको एक बात कह के रोकती हूँ कि भाई समझ किसी को नहीं आ रहा, ये सच्चाई है। देखो मैं कहती हूँ 3 महीने में सही सिखा दूंगी, लेकिन स्टार्टिंग में ये कहती हूँ समझ किसी को नहीं आता, लेकिन कोई बताता नहीं है कि हमें समझ आ रहा है। सारे के सारे ऐसे उल्लू बनाए। फिर वो 10 से 15 दिन के बाद, स्टार्टिंग में तो मुझे रोकने पड़ते हैं, 10 से 15 दिन के बाद अगर उन बच्चों को कोई ये कह देना तू चली जा यहाँ से, धक्के मारने से भी नहीं जाएंगे। ये सच्चाई है, और ये स्टूडेंट सुन रहे हैं ये बात कि मतलब इतने प्यार से रखा जाता है। और एक स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब स्कूल में छुट्टियाँ हो जाती है ना किसी दिन, तो यूँ सोचते हैं सही हुआ टीचर नहीं आया, मजे आ गया, छुट्टी मौज करेंगे। लेकिन जिस दिन मैं नहीं जाती क्लास में, मेरे स्टूडेंट्स का मुँह उतर जाता है सबका। तो मैं एक टीचर हूँ, बहुत ही प्यार से सिखाती हूँ, वो वाली टीचर नहीं हूँ जो डांट के सिखाती हूँ, बहुत प्यार से। आज तक स्टूडेंट्स ने मेरे चेहरे पे किसी ने भी, ये मैं गारंटी देती हूँ, गुस्सा नहीं देखा होगा। मैं सारा टाइम हंसती रहती हूँ। गुस्सा नहीं करते हो? नहीं। आज के टाइम पे अगर आप अभी आंख बंद करो अभी, तो सबसे वर्स्ट मोमेंट कौन सा आता है और उसको बाहर कैसे निकाला आपने? मतलब क्या कुछ भी निकलवाना चाह रहे हो? नहीं बेटा, जब तक आप बोलोगे नहीं और जब तक लोगों को मैं दे नहीं पाऊंगा जो चीज मैं देना चाहता हूँ, तब तक फिर हमारे पॉडकास्ट करने का फायदा क्या है? मतलब बुरे वाला फील या अच्छे वाला फील? वर्स्ट सिचुएशन कौन सी थी, सबसे डरावनी चीज आज? क्योंकि मेरे साथ भी कुछ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होगी कि मुझे तो मेरे घर वालों ने निकाल दिया,
मेरी लाइफ तो बहुत सॉलिड थी कि मतलब मैं तो एकदम पैम्पर्ड चाइल्ड था, मेरे पास गाड़ी थी, घर, पापा ने मेरे को 9th क्लास में कार लगा दे दी थी। एक दिन ऐसा आया कि बोला कि आज घर से बाहर रहो और ये पैसे भी नहीं है, 200 रुपये भी नहीं है। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा कुछ हुआ होगा? बहुत सारी चीजें हुई तो ऐसी मेरी कौन सी वर्स्ट सिचुएशन हुई थी जिसको अगर आप आंख बंद करो आज आपको याद आती है, और उसको ओवरकम कैसे किया आपने? सबसे बड़ी घटना तो मेरे साथ ये हुई थी, बस मेरे माइंड में मैंने बना लिया था कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाना है। वो कैसे कमाना, मैं रात दिन काम करती थी, रात तो ऐसे पागलों की जैसे काम करती थी मैं, कि मुझे बहुत पैसा कमाना है। मेरे माइंड में एक फतूर हो गया था और मैं हमेशा ये सोचती थी मुझे मेरे है ना पापा का सपना पूरा करना है कि उसकी बेटी कुछ कर सकती है। तो मतलब सबसे बड़ा टॉपिक मेरे साथ ये हुआ था कि मैं सोच रही थी कि मैं है ना मेरे पापा का नाम कैसे रोशन करूं। मेरे दिमाग में ऐसे चलता रहता था कि कैसे करूं, बट वो चीज़ नहीं हो पाई। कुछ ही दिनों के बाद मैं मतलब ज़्यादा तड़प से काम मैं मेरे पापा के लिए कर रही थी, सही पापा बताऊं के तो। लिए? हाँ, कि जैसे कि मेरे पापा को मैं दिखाऊं, मेरे पापा सब बोल रहे कि भाई क्या जय किशन की बेटी है, क्या नाम कमा गई। बट ऐसा हुआ एक दिन कि मेरे पापा एक्सपायर हो गई। बस वहाँ फिर मेरी स्टोरी ऐसी हो गई थी कि मुझे और कुछ नहीं करना। वहाँ पे झटका लगा था मुझे बहुत ज़्यादा झटका। तो मैंने छोड़ दिया था सब कुछ छोड़ दिया कि मैं नहीं कर रही अब। वरना मैं बहुत मेहनत से लगी हुई थी, शादी के बाद ही लग गई थी कि बस मुझे करना है। तो मेरे पापा एक्सपायर हो गए अटैक की वजह से कैसे भी। जहाँ मैं इतनी मेहनत लगन से लगी थी कि मैंने बहुत सारा पैसा कमाना है, तो फिर मैंने हार मान ली कि मैं नहीं करूँगी कुछ भी। मैंने हाथ उठा दिए थे कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, करूँगी किसके लिए? पापा के लिए कर रही थी, वही नहीं है देखने के लिए, तो मैं किसके लिए करूँगी? तो मैंने एक दिन फिर इससे कहा जैसे ही पापा एक्सपायर होते तो कि भाई मैं नहीं कर रही अब कुछ भी। मैं तो इसलिए लगी थी पापा का नाम रोशन करना है, मैं मिस नहीं कर करते रही हो पापा कुछ को भी। भी? हाँ? बहुत ज़्यादा, फिर पापा ने ऐसा तो नहीं बोल दिया था बहुत ज़्यादा। कि बेटा तू मैं तो कुछ नहीं कर पाएगी, या फिर उनको बताने के लिए, या फिर प्यार था, बाप हाँ, बेटी के बीच में प्यार है बहुत उसकी वजह ज़्यादा। से? जैसे कि मैंने अभी बताया मेरे पापा हम सभी बहनों से बहुत प्यार करते थे, वैसे माँ भी करती है, बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन एक पापा का अलग ही होता है बेटियों के लिए। मतलब ना जब बेटी होती है घर में ना तो बाप को ना अफेक्शन हो जाता है, मतलब प्यार मोहब्बत सीख जाते हैं, पापा भी सीख जाते हैं बेटियों के साथ। तो फिर उस टाइम पे मैंने इससे कहा कि मैं नहीं कर रही, मैं तो पापा के लिए नाम रोशन कर रही थी। तो थोड़ा सा 10-12 दिन ही हुए थे शायद, कुछ ऐसा पापा को एक्सपायर हुए। तो ये छोटा था, मुझे ये भी बहुत हर्ट हो रहा था। वैसे फिर बाद में इसने मजाक में इसने कहा पापा का नाम रोशन ही करना है, लट्टू पे नाम लिख देते बल्ब पे, हो जाएगा नाम रोशन, उसको जला देंगे। तो मैंने इसको फिर मारा कि क्या बात कर रहा कुछ भी। फिर हम बहुत देर तक बातें की ऐसे कुछ। फिर इसने कहा कि तू पापा के लिए नाम रोशन करना चाहती थी, माँ भी तो है अभी, माँ के लिए कर दे। हाँ, फिर वहाँ से फिर मेरी जर्नी दोबारा से स्टार्ट हुई कि भाई सही कह रहा है, माँ भी तो है, मतलब माँ भी अगर चली गई तो फिर क्या करेगी, कम से कम अभी माँ तो है। फिर वहाँ से फिर मुझे इसने पिच दिया, मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस दोबारा से आया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने फिर तो इतनी वीडियो बना डाली स्टार्टिंग से ही कि भाई बस मैंने अब वीडियो बनानी है, क्योंकि एरिया तो मैंने सारा कवर कर लिया था उस टाइम पे कि मैंने बहुत सारी वीडियो बनानी है, बहुत मेहनत करनी है। फिर ऐसे ही वीडियो डालती हूँ। और जैसे कि बताया कि मेरी इनकम भी बहुत बाद आई थी, मुझे कोई मतलब नहीं था उस टाइम पे कि यहाँ से पैसे भी मिल रहे हैं। मैं इतनी वीडियो देखती थी, मैं ज़्यादातर काम पे फोकस करती थी, डिजाइन बनाने में। कभी मैं जैसे कि टेडी बियर वगैरह, मैं इतने सारे काम करने लगी थी एक साथ में, जैसे कि पागल हो जाए बंदा एक तरीके से। जैसे कि जो दुल्हन के लिए सामान बनाया जाता है वो सारा का सारा, बहुत सारा काम करती थी मैं। और इस चक्कर में मैंने नाम रखा था मेरा टैलेंटेड है, तो मतलब ऐसा कोई काम ही नहीं था जो मैं नहीं करती थी। और काम ऐसा हो गया था कि हर सीजन पे सेम काम आता था। जैसे कि मैं ब्राइडल के लिए छोटे छोटे आइटम होते वो सारे बनाती थी, मेकअप करती थी दुल्हन का, सारा का सारा मेकअप, सारे के सारे कपड़े भी दुल्हन के, मैं तो सारा एक सीजन पे सारा काम मेरे ऊपर एक टाइम आ जाता था। तो फिर मैंने वीडियो डालना स्टार्ट कर दिया। फिर ऐसा हुआ, बढ़िया फ्लो बना था कई दिन के बाद। उसके बाद फिर से मेरा इंस्टाग्राम पे 50,000 फॉलोअर थे। पहले तो टिकटॉक पे काम करते थे, टिकटॉक बैन हो गया। टिकटॉक पे मेरे शायद पता नहीं 4.5 लाख के करीब 4.5-5 लाख हमारे फॉलोअर्स हो गए थे टिकटॉक पे। और सबसे पहले टिकटॉक पे मैं ही आई थी इस चीज़ को लेकर, स्टिचिंग को लेकर। मैं स्टिचिंग की ही वीडियो डालती थी वहाँ पे भी शॉर्ट में। जैसे कि और लोग तो ऐसे डालते थे कि जैसे कि इंजॉयमेंट वाली, लेकिन मैं स्किल वाली डालती थी कि स्किल सिखाऊं। ऐसा हुआ, टिकटॉक बैन हो गया। एक और दूसरा पेज बैन हुआ था, तब से फिर से मेरी हिम्मत टूट गई। फिर मैंने सोचा कि नहीं अब तो अच्छा जा रहा है। फिर मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी मेहनत की। चलो कोई बात नहीं, बैन हो गए कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम पे बनाते, मैं पीछे नहीं, हार नहीं मानूंगी, क्योंकि मैंने अब मेरी माँ के रहते रहते मैंने कुछ करके दिखाना है। कुछ नहीं पता माँ भी का भी क्या हो जाए। तो
50,000 कितनी मुश्किल से होते हैं इंस्टाग्राम पे, और वो तो उस टाइम पे, अब हो जाए पता नहीं मुझे। तो धीरे धीरे करके मुश्किल से फॉलोअर्स बढ़ाए थे, वो किसी ने हैक कर लिया। मतलब फिर से हिम्मत टूट गई कि मेहनत करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं नहीं कर रही। मैंने फिर से हार मान ली कि मैं नहीं कर रही मेहनत, कहाँ भी कर रही हूँ वहीं से, मतलब मेरा लक साथ नहीं दे रहा। इतनी मेहनत करने का फिर क्या फ़ायदा, रातों को जग रही है, सारा घर का काम करती थी मैं टोटली, और बच्चे भी हैं 2 तो उनको भी सँभालती थी। मतलब टोटली सारा काम करना और फिर रातों मेहनत करना, पूरी-पूरी रात सूट स्टिच करना। ऐसा होता था जैसे कि करवा चौथ पे तो मैं एक रात में 12-12 सूट स्टिच करती थी। मतलब पूरी रातों लगे रहना, बार-बार चाय पी-पी के आधा-आधा घंटा बाँध के एक कुर्ती इतने में सिलनी है, आधा घंटे के बाद ये सिलनी है, ऐसे टाइम शेड्यूल कर के काम करती थी। फिर वो इंस्टाग्राम भी मेरा फिर बैन हो गया। फिर मैंने सोच लिया अब मैं नहीं करूँगी। 2-3 देखा बार जाएगा, सिचुएशन आ मेरी गई ऐसी। किस्मत में ही नहीं है शायद, मैं नहीं करूँगी। फिर से मैंने हार मान ली, मैं सबको मना करने लगी, मैं नहीं काम कर रही, मैंने छोड़ दिया सब कुछ। उसकी भी कई पहले तो कोशिश की बहुत सी कि मिल जाए मुझे। फिर से मुझे रविंदर भैया ने पुश किया कि कोई बात नहीं, फिर से ज़ीरो से उठ तू। मतलब भाई ने मतलब हाँ, फुल बहुत मतलब सपोर्ट बार किया। बार पुश किया जब हाँ, जाके आप। बहुत सपोर्ट किया इसने, और जिसमें इसकी फील्ड अलग थी, मेरी अलग है। बाद में मेरे काम में आया ये, तो इसका और मेरा तो कोई मतलब ही नहीं था कि ये मेरे काम में आएगा। तो भाई भाई आपकी जैसे पढ़ाई के पैसे वैसे कैसे आते थे मतलब घर से? आप सपोर्ट करते थे उस नहीं, टाइम पे? यूँ तो मेरी बहनें भी हाँ। हैं, अकेली मैं तो मेरी स्टोरी सुना रही हूँ, हाँ, बहनों की थोड़ी अभी सुना और रही भी हूँ। स्टोरी है। हाँ, मतलब मेरे पापा भी तो करते थे, इसका खर्चा निकल जाता था अच्छा खासा, सही ठीक है, ये कर लेता था, मुझे नहीं पता ये कैसे इनका करता था, टेंशन ये कर नहीं। लेता था। ये ऐसा करता था, थोड़ी सी स्टोरी का बताऊँ मुझे? यार दोस्तों के जैसे कि ये स्टार्टिंग से वो कहते हैं ना डॉन रहना, ऐसे रहा ये। जैसे कि अब इसके दोस्त भी सुन रहे होंगे तो, लेकिन मुझे पता है इसकी स्टोरी का। कहीं पे गया पढ़ने के लिए, उन दोस्तों को काम दे दिया, कपड़े तुम धो मेरे, मैं तुम्हें ये खिलाता हूँ। घर से मम्मी पापा चाहे इसी को चिल्लर बटोर के देते, वहाँ पे अमीरी दिखाता था ये, कि हाँ मेरे घर में बहुत पैसा है, लेकिन कुछ क्योंकि नहीं लोगों था। को जब हाँ, हम गरीबी दिखाते हैं ना कुछ नहीं था तो वो हड़के में ले जाते हैं बेसिकली, ये ह्यूमन नेचर का रूल तो है। इसकी स्टार्टिंग से ये रहा कि अपने आप को ये दिखाता था कि हाँ बहुत अमीर हूँ, मैं तो बहुत अमीर हूँ, जिसमें हालांकि हमें पता था कि क्या है, बट सही है। जैसे ये सोचता था वैसा ही इसने काम भी कर लिया अब। तो मतलब जो हम सोचते हैं वही चीज़ है, कि जैसे हम सोच के रहते हैं ना वैसे हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर वापस से मैं जुट गई, तो फिर वापस से लाइन चली हुई है, और आज मेरा बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। स्टार्टिंग में हमने 2 फ्लोर लिए थे, उस टाइम पे उनका भी खर्चा पाड़ना मुश्किल हो रहा था, और अब मुझे चलो ठीक है, पापा की एक लास्ट बात करते हैं क्योंकि पापा की बात आई गई है इसमें, तो ना मतलब अगर आज कनेक्शन करना हो अभी, क्योंकि ऐसा तो रहता है कि सब लोग अपन को देखते हैं सुनते हैं हमारे साथ वाले, तो क्या कुछ बोलना चाहोगे उनको भी? कुछ शब्द ऐसे जो मन में है वो बाहर निकलने हैं? बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि लड़कों का तो शायद एक ही घर होता है, कोई माने तो 2 हो जाते हैं, लेकिन लड़कियों के 2 घर होते हैं। वो शादी के बाद भी उसका इतना अटैचमेंट घर वालों से रहती है कि वो छोड़ नहीं पाती। घर वो फिर भी जैसे कि शादी हो गई है, फिर भी उसका जो मन रहता है वो घर में ही रहता है। तो सेम मेरे साथ भी यही स्टोरी है आज भी, कि जितना मैं वैल्यू ससुराल को देती हूँ, उससे शायद ज़्यादा मैं घर को देती हूँ, कि बस पापा के लिए ये करूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है जब ऐसा बोलते हैं कि जो ये टैलेंटेड रितु इंसा, ये कौन है पता है? ये उसी जय किशन की लड़की है, जो बेचारा बहुत सारा पढ़ लिख के भी कुछ कर नहीं पाया था, बच्चों के लिए बहुत मेहनत करता था, आज उसके बच्चों ने कर दिखाया। बस मुझे इस चीज़ की खुशी है कि उनके जाने के बाद ही शायद थोड़ा-सा नाम हुआ है, लेकिन जो मैंने सोचा है ना उसकी तो इतनी सी सीढ़ी पे चढ़ी हूँ मैं अभी, इतना बड़ा सोच रखा है मैंने, वो पूरा होगा जब मैं रियल स्टोरी सुनाऊँगी कि मैंने कितना स्ट्रगल किया, अभी नहीं। बेसिकली सन 1984 में मेरे पापा ने बीए की थी, उसके बाद पटवारी का डिप्लोमा किया था, और किसी कारणवश जो भी कारण रहे होंगे उस टाइम पे, या मान के चलो किस्मत के चलते गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाई, और प्राइवेट जॉब का बेसिकली उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया। तो उनके मन में एक टेस्ट थी बेसिकली कि बच्चे मेरे पढ़े लिखे होने चाहिए, और जब गरीबी घर को घेरती है ना सर, तो अलग लेवल में घेरती है फिर वो। एक बहुत बढ़िया बात मेरे को याद आ रही है जो मैं अक्सर किसी पॉडकास्ट में शेयर किया करता हूँ, कि परिवार में परिवार का हिस्सा बनने के लिए, परिवार का हिस्सा बनने के लिए भी पैसों की जरूरत पड़ती है। वो एक उस परिवार के लिए आप कह रहे हैं, वो बेसिकली एक संयुक्त परिवार, बड़े परिवार के लिए कह रहे हैं। जैसे आप समझें, अगर हम तो स्टूडेंट्स को बेसिकली खुल के बोलते हैं, जैसे दीदी ने भी खुल के बोला, मैं भी बोलता हूँ, अभी मैं स्टूडेंटों का भी को बोलता भी हूँ, कि भी काफ़ी लोग जो हमें ऐप जानने लगे हैं वो कहेंगे कि जी
ये तो ना सभी दो लोग ना फेमस होने के बाद ना ऐसे ही बोलते हैं कि हम तो गरीब थे, ठीक है जी। अब दीदी के हर जगह इंटरव्यू पड़े, सबको पता हम किस गांव से, वहाँ भी तुम जाके पूछ लो कि हम कितने रईस खानदान से, कुछ नहीं था। बेसिकली अगर ज़मीन की बात करें तो सिर्फ 1.5 किला ज़मीन आती है मुझे, बिल्कुल थोड़ी ही होती है, ज़्यादा नहीं। अगर मान के चलो एक परिवार में जिसमें 4 लड़कियाँ हों, एक छोटा बच्चा हो और कुछ खाने का मतलब साधन ना, हमने वो दिन देखे हैं कि मान के चलो अगर इनके, मान को चलो मेरे जीजा जी घर पे आ गए तो मैंने वो दिन भी देखे हमारे घर में कि हमारे पास 100 रुपये नहीं है कि मान करने के लिए कि बटे वो आ गया घर में, दामाद आ गया। तो वहाँ से जो यहाँ तक का सफ़र है ना, तो वो ना सिर्फ पॉजिटिविटी से होगा सर। पॉजिटिविटी तय करेगी या नेगेटिविटी तय करेगी आपका जीवन कहाँ जाना है। हम बच्चों को ये समझाते हैं कि नेगेटिव मत होइए, डरिए मत हालातों से। जैसे आप कह रहे थे कि महिला आगे बढ़े, तो बढ़े कैसे? महिला को सबसे पहले अपने लिए खुद स्टैंड लेना होगा। अब जैसे काफ़ी महिलाओं को लगता होगा कि टैलेंटेड रितु इंसान, तो जी कैसे काफ़ी कमेंट देखेंगे, टैलेंटेड रितु इंसान का तो भाई इसके साथ खड़ा है इसलिए आगे बढ़ गई, इसलिए आगे बढ़ गई। वो ठीक बात है, लेकिन टैलेंटेड रितु इंसान का भाई जब साथ खड़ा है, उससे पहले का जो संघर्ष था वो तो दीदी ने अकेले तय किया, वो तो मैंने तय नहीं किया। वो तो मान के चलिए सेम ऐसा है बेसिकली, पहले आप मेहनत करेंगे और मालिक भगवान किसी ना किसी एक आदमी को सहारा बना के आपके पास भेजेगा, लेकिन संघर्ष करेगा वो। अब जिसने सफ़र ही शुरू नहीं किया, वो घर पे ही रहा, वो सोचे जी मेरा पति ऐसा नहीं है, मेरा भाई ऐसा नहीं है, मेरा पिता ऐसा नहीं, तो पता नहीं मैं क्या कर देती, क्या कर देती। वो जो ऐसा होता ना कि सर अगर ऐसा होता तो वैसा होता, वो टीस नहीं रखनी। बेसिकली मैं स्टूडेंटों को ये समझाता हूँ कि हमने वो गरीबी देखी है, वो भयावह गरीबी देखी है, अगर तुम देख लो ना तो शायद फांसी खा जाए कोई ना कोई। सॉरी फिर काट देना, फिर वही बात आ गई कि मतलब कोई ना कोई, वो मतलब कोई काट ना सके बेसिकली, इतनी गरीबी। और यहाँ से यहाँ तक का सफ़र बेसिकली आसान नहीं है। पर मजा तो असली सफर में ही है। बिल्कुल। डेस्टिनेशन में क्या रखा है? एंजॉयमेंट। सफ़र ही है, सफर ही है असली जो चीज़ है। अगर सफर अप डाउन नहीं रहा तो क्या मजा आएगा और लाइफ जो में? जब इतना स्ट्रगल करके जब हम ये खुशी हासिल करते हैं ना, वो अच्छी भी लगती है। बहुत मजा आता है, हाँ, खुशी आती है अंदर से, चलो बहुत ठीक अच्छी है लगती जो है वो हुआ। कि हाँ ये मेहनत से मिला है हमें, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जो भी आज अपने को इस पॉडकास्ट को हाउस वाइफ देख रही होगी और उनके घर पे एक सिलाई मशीन पड़ी है मान लो, तो उनको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग उनको सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए कि मेरी ऐप है टैलेंटेड रितुंसा, उसको डाउनलोड करना चाहिए, 3 महीने का बुटीक मास्टर कोर्स लेना चाहिए। उसके बाद मैं गारंटी देती हूँ भाई, आप महीने के 20 से 50,000 रुपये कमा सकते हैं। एक मशीन जब आपके पास है तो आपको ये मौका चूकना ही नहीं चाहिए। मैं तो ऑन पब्लिक गारंटी देती हूँ सर, कोई भी नहीं देता होगा और मुझे नहीं लग रहा कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा हो रहा होगा कि जो 3 महीने में फैशन डिजाइनिंग सिखा दे। क्योंकि मैं कहती हूँ कि सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता, ये सच्चाई है। सिलाई में कभी भी कुछ गलत नहीं होता, अब भी कह रही हूँ, सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता और सिलाई बहुत ही आसान है। सिलाई से आसान कुछ भी नहीं है, बस टीचर उसको समझाने वाला ऐसा होना चाहिए कि जो उसको अच्छे तरीके से समझा दे। 3 महीने में मैं वो सारी की सारी सिलाई सिखा देती हूँ। जैसे कि एक आध बार सिलाई तो मैं इसलिए बोल रही हूँ, वरना फैशन डिजाइनिंग सिखा देती हूँ, क्योंकि कोई भी ड्रेस ऐसी होती ही नहीं है जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं बना सकते। अभी भी मैं ऑन पब्लिक ही बोल रही हूँ कि कोई ड्रेस ऐसी नहीं है जो 3 महीने सीखे हुए मेरे स्टूडेंट्स नहीं सिखा सकते, सॉरी बना नहीं सकते। क्योंकि कॉलेजों में भी 4-4 साल की मेहनत कराई जाती है, तब जाके उनको थ्योरिकल ज्ञान होता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो कॉलेज में सीख के आए हुए हैं और मेरे से वो स्टार्टिंग से सीखते हैं कि हमें तो ये सब आता ही नहीं था। वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं कराया जाता, जहाँ तक मुझे लगता है और जहाँ तक मैंने भी देखा है। तो थ्योरिकल ज्ञान होता है, प्रैक्टिकल इतना नहीं कर पाते। लेकिन मेरे पास आए हुए सभी स्टूडेंट्स 3 महीने में अपना बुटीक रन करते हैं, सारी की सारी ड्रेसेस बनवाते हैं। मैं हर 1.5 महीने में फेयरवेल रखवाती हूँ, उसमें मेरे वो स्टूडेंट्स रैंप वॉक करते हैं जिनको सुई में धागा भी नहीं डालना आता था, और बिल्कुल इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस बना के। मैं एक और चीज़ बताती हूँ कि जैसे कि मैं जब स्टूडेंट्स के बीच में जाती हूँ तो मैं हर दिन नई ड्रेस पहन के जाती हूँ, हर दिन। आज तक का मेरा चैलेंज है कि मैं हर दिन नई ड्रेस पहनती हूँ। तो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में ये कहते हैं क्या मैडम हम ये बना पाएंगे? सिर्फ 1.5 महीना ही होता है, हालांकि मेरा कोर्स 3 महीने का है। 1.5 महीने के बाद मेरे स्टूडेंट्स ये कहने लगते हैं ये तो बहुत ही आसान है, इसको तो हम चुटकियों में बना लेंगे। और जैसे ही 3 महीने का कोर्स पूरा होता है, इतने महंगे महंगे फैब्रिक पे वो ऐसे कैंची चलाते हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। क्योंकि मैं उनको एक ही बात सिखाती हूँ कि सिलाई में कभी कुछ गलत नहीं होता, और वो बहुत सुंदर डिजाइन बना पाते हैं। शायद इस लाइन से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा रितु मैडम, रविंद्र सर, मैंने बहुत सारी चीजें पूछने की कोशिश करी बट आपने थोड़ा दबा ली बातों को। बट मैं स्टिल मैं बोल रहा हूँ इस पॉडकास्ट में इसको रॉ ही रखेंगे, ऐसी जैसे अपन ने बात करी वैसी ही रखेंगे। इस पॉडकास्ट का आखिरी सवाल मैं पूछता हूँ कि 10 सालों बाद अपनी कंपनी को आप कहाँ देखते हो? 10 साल तो आपने ज़्यादा बोल दिए। 5 साल चलो। 5 साल में मैं अपनी कंपनी को ऐसा देखना चाहती हूँ कि जैसे कि अभी हमारी 32 ब्रांचेज हो गई हैं पूरे वर्ल्ड में, बस एक ही नाम हो,
टैलेंटेड रितु। टैलेंटेड रितु। अच्छा वो एक तो बता दो, ये वाला एक स्टेप तो बता दो। ये सिग्नेचर स्टेप है जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। इसके पीछे की स्टोरी बताती हूँ। जब मेरी छोटी सी शॉप थी, ये जो अभी इतना बड़ा सिस्टम खड़ा हुआ है, ये तो 2 साल 2.5 साल की बात है। उससे पहले तो मैं एक छोटे से बुटीक में काम करती थी घर पे ही। तो उस टाइम पे मैं क्या करती, क्लाइंट के सूट सिलती, उनको भी ऐसे करवाती। मैं उनको जब वो ड्रेस पहन के ट्रायल रूम से बाहर आते हैं, मैं उनकी तरफ ऐसे करती, वाह क्या सुंदर लग रहे हो। और मैं ड्रेस पहन के जब वीडियो बनाती तो मैं भी कैसे कहती, वाह मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं सुंदर लग रही हूँ। तो जब मैं हर वीडियो में ऐसे करने लगी, पता नहीं क्यों मेरे हाथ ही ऐसे हिलने लगे। तो मैसेज आते, और सब तो सही है, ड्रेस भी सुंदर पहनती है, जो ये हाथ हिलाती है बहुत भूंडे लगते हैं। तो ऐसे बोलते, तब फिर भी मैंने नहीं रोका कि भाई लगते हैं तो लगते हैं, मैं नहीं रोकने वाली। अब है ना, जब भी कोई मेरे से मिलने आता है, वो उसकी वीडियो कंप्लीट नहीं होती, उनका आते ही मेरे साथ एक बात कहनी होती है, मैडम प्लीज मेरी वीडियो में ये कर दो। तो एक तरीके से सिग्नेचर स्टेप बन गया है, बहुत ही बढ़िया वाला। और इसके बगैर मेरी क्या सबकी वीडियो तो अधूरी मैंने रहती भी है। करवा भी दिया आपको यहाँ पे। इस पॉडकास्ट में भी अपन ने एक्शन कर ही दिया। तो मतलब इस पॉडकास्ट को एक ऐसे एंड करते हैं कि मतलब हर आदमी का एक बुरा वक्त आना बहुत जरूरी है। अगर बुरा वक्त नहीं आएगा तो उसको ये पता नहीं चलेगा कि कौन बंदा सही है और कौन बंदा गलत है। बेसिकली सर मेरा ऐसा मानना है कि इतिहास बताएगा कौन सही था कौन गलत था, वर्तमान कभी बता नहीं पाएगा कौन सही काम कर रहा है कौन गलत कर रहा है। जैसा आपने सवाल किया कि 5 साल के बाद 10 साल के बाद आप टैलेंटेड यूथ इंस्टीट्यूट को कहाँ देखते हैं। मैं टैलेंटेड यूथ इंस्टीट्यूट को 5 साल के बाद इंस्टीट्यूट के रूप में नहीं देखता, मैं इसको एक सोशल मूवमेंट के रूप में देखना पसंद करूँगा। जैसे ज्योतिबाई फुले, सावित्रीबाई फुले ने काम किया महिलाओं की शिक्षा के लेके, उससे पहले महिलाओं को आज़ादी नहीं थी शिक्षा की। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर ने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया। जैसे राजा राम मोहन राय ने काम किया महिलाओं के लिए, सती प्रथा को रोका गया, बाल विवाह को रोका गया। अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग टाइम पे काम किया है महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। वैसे ही आज इस समाज को ज़रूरत है बेसिकली, जो समाज आज भी ये सोचता है कि महिला सिर्फ चूल्हे चाकी तक रहेगी। हम ये चाह रहे हैं कि हर महिला अपने हक के पैसे खुद कमाए, जिससे कि वो उसको अपने पति, अपने पिता, किसी के सामने बेसिकली हाथ ना फैलाना पड़े। क्योंकि जब तक हम किसी के सामने हाथ फैलाएंगे ना, वो एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं आएगा कि हम अपने हक की बात कर सकें। इसलिए जब भी इतिहास हमें याद करे तो ऐसे याद करना चाहिए कि टैलेंटेड यूथ इंस्टीट्यूट ने ऐसा काम किया जिसने महिलाओं को ये सिखाया कि गर्दन उठा के कैसे जीना है, समाज में अपना हक कैसे मांगना। बहुत बढ़िया डायलॉग हो गया पॉडकास्ट में। फिर एक डायलॉग अगर कोई और याद आएगा कि संत सताए 3 मिटे, रावण कौरव और कंस। संत सताए 3 मिटे, रावण कौरव और कंस। नारी को सताए सब मिटे, धन वैभव और वंश। बिल्कुल बढ़िया। इस पॉडकास्ट को यहीं समाप्त करते हैं। और लोगों ने अगर प्यार दिया अगर तो अपने पॉडकास्ट फिर करेंगे और फिर रॉ रखेंगे और फिर पूरी स्टोरी और पूरी निकालेंगे और ढंग से निकालेंगे, चुन के निकालेंगे। लास्ट में मैं अभी हो गया पूरा। हाँ आप बोल सकते हो। लास्ट में मैं उन सभी लड़कियों से कहना चाहूँगी जो थक हार के बैठ गए हैं कि किसी को आर्थिक स्थिति की वजह से या फैमिली प्रॉब्लम की वजह से कुछ कर नहीं पाई है लाइफ में, लेकिन सपना हर एक लड़की का होता है, ये सच है। हर लड़की का सपना होता है, मेरा भी था। तो ऐसे ही स्पोर्ट स्टार्टिंग में किसी को नहीं मिलती। सिर्फ आप अपनी लाइफ में, चाहे आपकी एज कितनी भी हो गई है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप अपनी लाइफ में सिर्फ एक मौका मुझे दे के देखिए, सिर्फ 3 महीने। अभी तक भी तो आपने फ़ोन में इतनी सारी रील्स स्क्रॉल कर करके टाइम वेस्ट किया ही है। प्लीज़ एक बार 3 महीने मुझे दे के देखिए, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सच्ची कह रही हूँ मैं, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। आप खुद ज़्यादा नहीं कि आपको तो पैसों की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन या फिर कैसे भी आप एक मौका दे के देखिए। मैं गारंटी देती हूँ कि 3 महीने में आपका जीवन ही अलग तरीके से चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं अकेले स्टिचिंग नहीं सिखाती, मैं एक तरीके से कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हूँ। स्टिचिंग के साथ साथ हम बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन चीज़ें रखते हैं। 3 महीने में बच्चा जो हमारे पास आता है वो एक सपना लेके आता है, लेकिन हमारे पास 250-500 बच्चे होते हैं। एक बैच में 250, 2 बैच सिखाती हूँ, 500 बच्चे होते हैं। हर बच्चे का एक अलग सपना होता है, बहुत दूर दूर से आए हुए होते हैं। तो सबके इतने सारे सपने जब एक साथ होके इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो जो सपना छोटा सा लेके एक शुरुआत करना चाहते थे, जब यहाँ से मेरे पास से जाते तो वो करते ही करते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट सोचेंगे फिर हम तो घर पे अकेले ही होते हैं। भाई जो भी मैं क्लासेस देती हूँ, जो भी बातें चलती हैं, वो सारी की सारी ऑनलाइन वाले बच्चों को सेम सुनती है। इनके ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमारा एक ही रहता है। तो सिर्फ 3 महीने मुझे दे के देखिए, सच में आपकी ज़िंदगी ना बदल जाए तो यहीं पर कॉमेंट्स करके बोल दे। ठीक है, डन मैम। ओके, थैंक यू।